एवरीवन एंड वेलकम टू नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर अर्पिता। और जैसे कि आप सबको बताया, हमने यहाँ पे एक वन शॉट का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको हेल्प कर सके, बोथ इन साइंस एंड मैथ्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं साइंस का एक बायोलॉजी चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो दो वर्ड्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या सब आता है, ये सब हम पढ़ेंगे in detail in this one short video। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स A to Z सब क्लियर हो जाने वाले इस चैप्टर को लेके, ठीक है। सो दिस चैप्टर हैज two words in it, right? First is control and the second is coordination. But before moving into the meaning of these two words, let me tell you that this chapter has got around 3 to 4 marks weightage in your board exams, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप इमेजिन करो, ओपन अप योर इमेजिनरी वर्ल्ड राइट नाउ। नाउ इमेजिन दैट देयर इज cold, it's snowing, okay, and then there's a person who is in the cold. What will be the response of this person? Obviously the response of this person will be to shiver. So this person will start to shiver. Now the snow or the cold is the stimulus and the response of the person that is shivering. So this is one condition and stimulus is one word. The second word here is response, correct? अब ये जो दो वर्ड्स आपने देखे, स्टिम्युलस और रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है? स्टिम्युलस का मतलब है एक एक्सटर्नल चेंज जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। सो एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स शुड रिस्पॉन्ड टू is called as a stimulant. Okay, so any change in the external environmental conditions can be a stimulus, and for every stimulus there is a different reaction. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ये जो दो वर्ड्स है, कंट्रोल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज है हमारे बॉडी के अंदर, जो भी सारी एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, वो सब को कंट्रोल, सिस्टमैटिकली रेगुलेट करने का मतलब है कंट्रोल। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब ये सारे जो एक्टिविटीज हो रहे हैं ना, इन सबको मिल के चलना। इसका मतलब इट इज द हार्मोनियस रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज। मतलब सारे एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ मिलजुल के जब वो परफॉर्म करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसका मतलब हो जाता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इन प्लांट्स वी विल स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सेस दैट प्लांट्स शो टू, ओके। एंड इन एनिमल्स we'll study about two different control mechanisms, that is, one is nervous control and the other is chemical control. All right, so let us begin with the first one, okay, that what control and coordination types can you see in organisms? Okay, usse pehle ek aur sawal, that why is control and coordination necessary? Control and coordination in every organism is necessary for the growth and the development of an organism, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स में क्या क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में एक मूवमेंट होता है, जब स्टिम्युलस आता है तो क्या रिस्पॉन्सेस वो लोग शो करते हैं। फर्स्टली मैंने आपको बताया था स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स का। सो बेस्ड ऑन दैट द फर्स्ट कंडीशन दैट विल सी इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। व्हाट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट? नाउ any type of movement in a plant that is actually a movement but there is no growth, it does not result in their growth, is called as a growth independent movement. So certain movements in plants will be movements but there will be no growth in them. Those sort of movements are called as growth independent movements. अब आप देख लो एग्जाम्पल इसमें क्या है, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। म्यूमोसा प्यूडिका प्लांट होता है, इसकी पत्तियां जब आप छूते हो तो ये क्या होता है, ऐसे क्लोज हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दिस
figure, what are you seeing? You're seeing that the leaves are closing. Once the stimulus, that is the finger touch, once it reaches there, what is happening is that the Mimosa pudica plants leaflets, they are closing. यहाँ पे movement दिख रहा है आपको? Are you seeing any movement? Yes. But the second question is, are you seeing any growth in it? कोई growth दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? कोई growth हो रहा है? नहीं हो रहा है. So there's no growth here, right? But there's a movement, and that is why this is called as a growth independent movement. अब क्योंकि ये टच के स्टिम्युलस को रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. व्हेनेवर द स्टिम्युलस इज टच, इट इज कॉल्ड एज अ सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. आ गया समझ में? आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो. अब ग्रोथ इंडिपेंडेंट में हम कुछ और चीजें देखने से पहले इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि मिमोसा प्यूडिका में एक्चुअली होता क्या है. अभी हम जूम कर लेते हैं इसके स्टेम पे. ठीक है, अब जूम कर लिया हमने. जूम करके हमको क्या दिखा? पहले आपका हाथ आता है यहाँ पे. ओके, वंस योर फिंगर इज रीचिंग हियर, दिस इज द स्टिम्युलस. वंस द स्टिम्युलस रीचेस देयर, देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड, and when these hormones are released from the plant, what is happening here? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हार्मोन्स के साथ साथ some ions also are moving. So along with the hormones, some ions are moving. ये जो आप इंडिविजुअल देख रहे हो ना, ये सारे सेल्स हैं. So from all these cells, you are able to see that the ions and the hormones are showing movement. Now when these ions are moving, in this condition, the water moves out of all the cells. ठीक है, अब जब वाटर सेल से मूव आउट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा? यस, सेल श्रिंक कर जाएंगे. अब ये जितने सारे सेल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, यहां से वाटर निकल गया. अब इसके साइजेस श्रिंक कर गए. अब जब इसके साइजेस श्रिंक कर गए हैं तब क्या होगा? Once the sizes will shrink, that means that the movement of the leaf can be seen, that the movement of the plant can be seen because of the change in the shape of the cells. Okay, so this whole process where this coordination was happening, right, where the stimulus of the finger came in and then chemicals like hormones were released and then ions were released, then they were traveling. Along with that, the water moved out. Now the cells have shrunken in size. Once the cells have shrunk in size, then the change in the leaflets happened, and that is because it is conducted from one cell to another. That means that it is just showing, it's gradually closing off. ओके, सो ये जो आप मूवमेंट देख रहे हो, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, और ये हो जाता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. ठीक है, अब ये जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इसके बारे में हमने क्या क्या समझा? दैट जितना भी इंफॉर्मेशन था वो दो मीन्स में ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रिकल मीन्स और एक केमिकल मीन्स में. और एक चीज क्या हमने समझी यहाँ पे? दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड. तो एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होते हुए गया है. ठीक है, और जो मूवमेंट आपका है ना, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ये एक जगह दूसरे जगह से इंपैक्ट आया. मतलब आपने यहाँ पे टच किया बट मूवमेंट यहाँ तक होने लगा है, क्योंकि सेल्स के मूवमेंट में भी हमको दिखने को मिला दैट आयंस हैव मूव्ड आउट एंड नाउ द सेल्स हैव आल्सो मूव्ड. देयरफॉर द प्लेस ऑफ टच एंड द प्लेस ऑफ एक्शन इज डिफरेंट. करेक्ट? दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स. अब इसके चलते और एक क्या चीज हमको समझ में आई? देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू. कोई स्पेशल टिश्यू है क्या जो कर रहा है? नहीं ना. सो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, and the cells will either swell or shrink. Because they're swelling or shrinking, therefore there's a change in the movement of the plant. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के कुछ और एग्जांपल्स देखने के लिए. लोटस देख लो यहाँ पे. लोटस यहाँ पे जो स्टेज में है, क्या हो रहा है यहाँ पे? नॉर्मली है. अब जब सनलाइट इसके ऊपर गिरा, इट स्टार्टेड टू ब्लूम. दैट मीन्स द स्टिम्युलस हियर इज व्हाट? इज लाइट. Correct? So in response to that, the lotus will open in the morning. Now take a look at another example. What is the other example? Tuberose, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रजनीगंधा, है ना. रजनीगंधा क्या करता है? रात में ब्लूम करती है. क्यों ब्लूम करती है रात को? Because the stimulus here is not the sun, but it is the absence of light. तो लाइट जब एब्सेंट होगा ना, तो in response to that, it will open during the night. ठीक है, जो यहाँ पे लोटस में हो रहा है, वो उसका ऑपोजिट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. अब आप आ जाओ ड्रोसेरा में. ड्रोसेरा में क्या होता है? ड्रोसेरा में ऐसे इंसेक्ट होता है, उसका स्टिमुलस. इंसेक्ट जब उसके ऊपर चढ़ने लगता है ना, तब क्या होता है? इंसेक्ट का स्टिमुलस ऑफ टच इज द स्टिमुलस वेयर इट विल शो दिस रेस्पॉन्स ऑफ कर्लिंग अप.
Now it will curl up and inverts and then the insect is getting trapped here, है ना? Insect आता है, stimulus गिरता है, वो curl up हो जाता है, insect को trap कर लेता है. That is what is happening in Drosera. Now if you move on to the next example, that is Venus flytrap. Venus flytrap में क्या हो रहा है? Venus flytrap में ये देखो यहाँ पे इंसेक्ट आया, इसने ऐसे ओपन कर लिया फैले फ्लावर्स को. अब ये जो हेयर सेल्स होता है इसके ट्रिगर हो जाता है. अब ये जब ट्रिगर हो गए उसमें वो फ्लाई ट्रैप को शट कर देता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अंदर ले लेता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन वीनस फ्लाई ट्रैप. अब ये हो गया आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, वेयर देयर इज मूवमेंट इन द प्लांट but there's no proper thing like growth there, okay, in response to some stimulus. Now come to growth dependent movement. Growth dependent movement में आप देखो इसका मतलब क्या होता है? Where any part of the plant is showing response to an external stimulus through movement or growth. So movement also can happen and growth also can happen. That conditions are called as growth dependent movement. अब आप ये एग्जाम्पल देख लो कि कौन दिखाता है ये सब. मूवमेंट इन सीडलिंग सबसे कॉमन एग्जाम्पल. आपने बीज बोया जमीन में, जमीन से बीज से सीडलिंग बनता है. अब ये जो सीडलिंग एक रेडिकल एक प्लूमुल है ना, ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. अब यहाँ पे आप देख लो कैसे ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, है ना. दिस इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. नाउ इफ यू कम टू अनदर टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म और मूवमेंट, प्लांट्स में 4 अलग तरीके के ट्रॉपिज्म आपको देखने को मिलता है. फर्स्ट वाला जो है वो है फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट. अब जब प्लांट स्टिमुलस लाइट होता है देन दैट मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म. सो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ. नेक्स्ट है केमोट्रॉपिज्म. केमो मतलब केमिकल्स, है ना. सो मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स द केमिकल्स इज केमोट्रॉपिज्म. हो गया. सेकंड, थर्ड आ जाओ अभी ग्रेविट्रॉपिज्म. ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी. ग्रेविट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविट्रॉपिज्म. अब आ जाओ चौथा. चौथा क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मतलब वाटर, है कि नहीं. तो मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. आया समझ में? ये 4 तरीके के ट्रॉपिज्म आपको प्लांट्स में देखने को मिल सकता है. फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविट्रॉपिज्म. अब फोटोट्रॉपिज्म में एग्जांपल देखो यहाँ पे प्लांट का. ठीक है, प्लांट में यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला? व्हाट आर यू सीइंग? यू आर सीइंग दैट द प्लांट इज in two lighting conditions. One part of the plant is in the shade and the other part of the plant is facing towards the light. Now, the shoot system of the plant here, which is facing the light, the stimulus is light, correct? So, when it is getting light, it will show phototrophic movements. अब ये जो phototrophic movements आप यहाँ पे देख रहे हो, ये होता क्यों है? अब इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं. एक प्लांट के टिप को ले लेते हैं, ठीक है, स्टेम को हम टिप में लेके ये जूम करके दिखा दिया. अब यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन. ओके, so this auxin hormone which is present here, what it will do is this auxin will be sensitive to light. Okay, ऑक्सिन का कैरेक्टर ही है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट. अब जब ये लाइट के लिए सेंसिटिव है तो सनलाइट जब यहाँ पे आता है ना सनी साइड में, तब क्या होता है? ऑक्सिन डिफ्यूज कर जाता है ऑपोजिट साइड में, क्योंकि वो सनलाइट को सेंसिटिव है. बिकॉज इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द सनलाइट, यहाँ पे क्योंकि सनलाइट आ रहा है ये इस तरफ मूव आउट कर जाएगा. देखो आ गया शेड की तरफ में. अब जब ये शेडी तरफ आ गया ना तो क्या होगा? ये जो ऑक्सिन है ये सेल्स को एलोंगेट कराएगा. उसका काम वो है दैट इट विल हेल्प द स्टेम सेल्स टू एलोंगेट. ओके, द सेल्स ऑफ द स्टेम विल नाउ एलोंगेट बिकॉज ऑफ दिस. ओके, एंड दैट इज व्हाई द डिफरेंस ऑफ द लेंथ विल ऑकर इन बोथ द साइड्स. एक तो सेंसिटिव है साइड, है ना, जो सेंसिटिव है तो इसलिए वो दूसरे तरफ आ गया. दूसरे साइड जो है वो उसका काम रहता है एलोंगेट करना, तो वो एलोंगेट कर जाता है. अब ये डिफरेंस जो हो जाता है ना हाइट में, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी दैट द स्टेम विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट. अब ये स्टेम जो है सनलाइट की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि एक साइड सेंसिटिव है, दूसरा साइड ग्रोथ करा रहा है, स्टेम एलोंगेशन करा रहा है. दिस डिफरेंस विल लीड द स्टेम टू बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट. And this process is called as phototropism. ये देखो कैसे बेंड हो गया एक साइड, है ना. अब आ जाओ नेक्स्ट, ग्रेविट्रोपिज्म. मैंने ऑलरेडी बोल दिया, रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविट्रोपिज्म, है ना.
ये देखो, स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी में द प्लांट विल मूव। नेक्स्ट आ जाओ, अभी हाइड्रोट्रोपिज्म में, हाइड्रो में मतलब पानी, है ना, वाटर के तरफ द रूट ऑफ प्लांट विल रिस्पॉन्ड, दैट इज द स्टिमुलस ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। अब ये आ जाओ फाइनल वाला जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, केमोट्रोपिज्म। केमो मतलब केमिकल्स, है ना। केमोट्रोपिज्म में क्या होता है, केमोट्रोपिज्म में सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज्ड एंड देन द प्लांट शोज अ रिस्पांस, ओके, अ ग्रोथ रिस्पांस टुवर्ड्स इट। अब देखो यहाँ पे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स को अंदर तक पहुंचना है। अब ये कैसे पहुंचेगा अंदर, एक पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करके। अब ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, क्योंकि ओव्यूल से केमिकल बनता है, वन केमिकल इज सीक्रेटेड ऑब्वियसली क्योंकि केमोट्रोपिज्म है ना। So this chemical which is secreted that will allow this pollen tube to be generated from the stigma towards the ovule so that the pollen grain can travel and reach down here, and this is all due to response of the chemical। आ गया समझ में। अब आप ये चार्ट देख लो, इसमें हमने सारे प्लांट हार्मोन्स को सम अप कर दिया बहुत इजीली, ठीक है। फर्स्ट है हो गया आपका जिबरेलिन्स जो कि स्टेम एलोंगेशन को स्टिमुलेट करते हैं, साइटोकाइनेंस प्रोमोट द सेल डिवीजन, जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, बस वही याद रखना है आप लोग को, ठीक है। आया समझ में, ज्यादा आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं, जो सिंपल में यहाँ पे मेंशन किया गया है उतने पे ध्यान दो। इथिलीन क्या करता है, फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, ठीक है। अब जो ऑक्सिन्स है ये भी सेल का एलोंगेशन कराएंगे। एब्सिसिक एसिड ऑन द अदर हैंड विल इनहिबिट ग्रोथ। तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर इसमें से कौन है, आपको क्या बोलना है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। बाकी सब क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है, बट एब्सिसिक एसिड क्या करा रहा है, इनहिबिट करा रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया प्लांट्स के हार्मोन्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सिन शूट सेल्स के लेंथ को ग्रो कराने में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जिबरेलिन्स पे, जिबरेलिन्स क्या कराते हैं, स्टेम के एलोंगेशन में हेल्प कराते हैं, right? That is when gibberellins will act on the stem and they will help to increase the length of the stem. Now if you come to the next one, that is now if you come to the next one, that is cytokinins, right? cytokinins क्या कराता है, सेल डिवीजन प्रमोट कराता है। यहाँ पे देखो सेल ग्रोथ हो गया, सेल डिवाइड करते 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 इट विल डेवलप, द बर्ड विल डेवलप इनटू फ्लावर। तो ये सेल डिवीजन करा दिया। अब एब्सिसिक एसिड क्या कराएगा, उसका ऑपोजिट कराएगा, क्या कराएगा, इट विल इनहिबिट द ग्रोथ एंड इट विल लीड टू द विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते गिर जाएंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, पत्ते गिर गए, राइट, दिस लीड्स टू द विल्टिंग ऑफ द लीव्स। अब तो ये हो गया प्लांट्स के बारे में। अब आप आ जाओ एनिमल्स में। जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन आया था पिछले 1-2 साल में, जो है ये सेंस ऑर्गन्स को लेके, रिसेप्टर्स को लेके। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में तरह तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। साउंड के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, है ना। जो विजन के रिसेप्टर्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स, जो स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। The receptors for taste are called as gustatory receptors, which are present in the tongue, and the receptors for temperature are called as thermoreceptors. ये सारे receptors आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, फिट हो जाना चाहिए दिमाग में सारा कुछ, ठीक है। So these are the 5 senses and the receptors that are associated with it. अब आ जाओ आप नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि ये भी 2 तरीके के होते हैं, है ना, 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है आपका नर्वस कंट्रोल, एक होता है आपका केमिकल कंट्रोल। पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना नर्वस कंट्रोल के बारे में। नर्वस कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब ये नर्वस सिस्टम जो होता है ये बनता किससे, ये बनता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि है मेन, और उसके साथ साथ होती है एक तीसरी चीज जो कि है आपके नर्व्स, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आ गया आपका ब्रेन, है ना, सेकंड आपका स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड आपके नर्व्स आ गए। अब जब नर्वस सिस्टम होता है क्या है हमारे बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में कुछ भी मूवमेंट है, ठीक है, जितने एक्टिविटीज है, नर्वस सिस्टम सारा कुछ कंट्रोल करता है, राइट। दैट इज व्हाई द नर्वस सिस्टम इज एन इलैबोरेट सिस्टम and it is again divided into 3 parts or 3 types. Let's say जो 3 parts होता है नर्वस सिस्टम के, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड पार्ट होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
अब ये तीनों के नाम हमको अच्छे से याद रखने हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, आ जाओ पहले ये देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रहेगा उसमें? रहेगा आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंबाइंड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड व्हाट डू दे? दे रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए। अब आप आ जाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आप देख रहे हो ना, सारे आजू बाजू जितने भी नर्व्स आते हैं, सारे नर्व्स जो कि हमारे बॉडी के पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, सब कंबाइनली फॉर्म करते हैं नर्वस सिस्टम। और ये बॉडी के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू द नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जितने भी नर्व्स हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जाते हुए कंट्रोल करेंगे और ये सब कनेक्ट हो जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। हो गया। अब आ जाओ अगले, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है ये सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी में। अब जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो क्या क्या हो सकता है? जैसा हार्ट की बीटिंग हो गई, स्टमक के मूवमेंट्स हो गए, लंग्स हो गए, इसके सब जो ऑर्गन्स है ना, इनके एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है ये वाला सिस्टम जो कि है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब आप आ जाओ, मैं इतनी देर से बोली हूँ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बनता किससे? मैंने बोल दिया नर्व्स होते हैं। अब नर्व्स क्या होता है बच्चे? नर्व्स जो होता है ना, ये बनते हैं नर्वस टिश्यू से, जो कि बनते हैं नर्व सेल से, ठीक है। तो और ये नर्व सेल्स क्या होता है? ये होता है आपके न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल, आई मीन द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर द न्यूरॉन्स। अभी आप यहाँ पे देखो, एक नर्व तो एक टिश्यू हो गया, ये टिश्यू तो सेल से बनता ही है, सबको पता है ना। अब आप यहाँ पे देखो, एक ऐसे नर्व निकाल के थोड़ा सा, उसके अंदर क्या होता है पता है? ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है बेसिक सा, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, ठीक है। ये सारे नर्वस सिस्टम का बेस फॉर्म करते हैं न्यूरॉन्स। अब आप देखो न्यूरॉन्स करते क्या? न्यूरॉन्स करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस एंड आल्सो जनरेशन। They will generate the electrochemical impulse. They will transmit this electrochemical impulse because the body has to transfer information throughout, right? ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक आना चाहिए, तभी मैं जो ये हाथ मूव कर रही हूँ, या ये जो मैं बातें कर रही हूँ, या जो मैं अभी ऐसे चल रही हूँ, ये सारे मूवमेंट्स इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ पैर सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अच्छे से, है ना। और ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट डू? दे हेल्प इन क्रिएटिंग, दैट इज जनरेटिंग and transmitting this nerve impulses, and these nerve impulses are electrochemical impulses, मतलब electrical impulses के साथ साथ chemical impulses भी इसमें होते हैं। हो गया? यहां तक क्लियर है आप सबको? अब आप आ जाओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये न्यूरॉन आप देख लो ठीक है। ये जो आपने न्यूरॉन देखा, इसमें एक सेंटर पे एक बॉडी है, वो सेंटर पे जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी और साइटोन, ओके। उस साइटोन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी चीजें। अब जब आप ऊपर चले जाते हो, ऐसे प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं, है ना। तो ये जो ब्रांचेस अराइज कर रहे हैं, ये सब ब्रांचेस को हम बोलेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। अब नीचे तरफ एक लंबा सा प्रोसेस आ रहा है ना, यहाँ पे जो जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन के बगल में ऐसे नीचे, एक्सॉन के एंड में और भी प्रोसेसेस होते हैं, फाइबर्स टाइप होते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। आ गया समझ में? सेंटर में क्या होता है? सेंटर में सेल बॉडी और साइटोन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना। ऊपर के तरफ में यू विल फाइंड डेंड्राइट्स, okay, which are branches arising from the cyton. Then from the cyton you will see a long process that originates, that is called as the axon, okay. And towards the end of the axon you will find nerve endings, which are processes that arise from the axon, ठीक है। अब आपने देख लिया ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब आगे हम बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बॉडी में मैसेजेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं? करते क्या है ये? इनमें है क्या ऐसा जो ये कर पाते हैं? इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यूरॉन्स है ना, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। All of them, because they're connected with each other, they are able to transmit the messages across.
नाउ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिंगर दैट इज ऑन अ माउस. अब आपको करना है माउस पे क्लिक. ऐसे तो क्लिक नहीं हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है बोल के आप क्लिक कर पा रहे हो. नाउ हाउ डज दिस हैपन? इमेजिन दिस इज योर सिचुएशन वेयर योर फिंगर्स आर ऑन द माउस. ठीक है, अब आपके फिंगर्स माउस के ऊपर है. अब इंफॉर्मेशन कहां से जाएगा? ये एनवायरनमेंट से होते हुए जाएगा डेंड्राइट्स के थ्रू. ठीक है, डेंड्राइट में गया, डेंड्राइट के थ्रू फिर से कहां पहुंचा? सेल बॉडी में पहुंचा. सेल बॉडी के थ्रू फिर कहां पहुंचा? एक्सन में पहुंचा. ये अभी एक न्यूरॉन में है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एंड दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट ऑफ द सेल बॉडी थ्रू द एक्सन टू इट्स एंड. कहां पे एंड हो रहा है? इधर एंड हो रहा है ना. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूरॉन के एंड में इट इज कमिंग एंड इट विल रीच हियर. ओके, दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज द सेकंड न्यूरॉन इज हियर. है ना. अब ये देखो इंपल्स ऐसे गया. अब ये जो सेकंड न्यूरॉन है ये पास करेगा, फर्स्ट और सेकंड न्यूरॉन के बीच में गैप होता है. दैट गैप इज कॉल्ड एज द सिनेप्स. ओके, एंड द सिनेप्स इज यूजुअली 2 to 20 nanometer. And through this synapse between the two neurons, these chemicals will reach. So from the first neuron, it is moving across. The signal has moved from the dendrites of the first neuron to the cyton of the first neuron to the axon of the first neuron, then to the synapse between the two neurons, and now it has reached the dendrite of the second neuron. Okay, so now it has reached the dendrite of the second neuron, and then after that it will move to the cyton again. कौन से वाले साइटन पे जाएगा? फर्स्ट वाले के सेकंड वाले पे? सेकंड साइटन. ओके, सो नाउ इट विल मूव टू द सेल बॉडी ऑफ द सेकंड न्यूरॉन, एंड देन फ्रॉम दैट इट विल मूव टू द एक्सॉन. ये देखो इंपल्स आ गया. अभी इंपल्स आके अभी एक्सॉन में पहुंचा है किसके? सेकंड न्यूरॉन के. एंड नाउ इट हैज रीच्ड वेयर? इट हैज रीच्ड द इफेक्टर मसल. और ये जो मसल सेल्स होता है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इफेक्टर मसल्स. अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, ये मसल्स में क्या होता है? मसल्स में जो ये, ठीक है, मसल्स में यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग्स के थ्रू में. ये जो केमिकल्स रिलीज होता है ना मसल्स के नर्व एंडिंग्स के थ्रू में, इधर क्या होता है? कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं. ठीक है, तो मसल्स में प्रोटीन्स भी हैं और सर्टन नर्व एंडिंग्स में केमिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं. ये सब मिल के क्या करेंगे? एक चेंज लाएंगे. किसमें? दैट मसल, इन दैट इफेक्टर मसल, and it will shorten the muscle. That means it will bring about a change in the shape of the muscle. Now that it has brought a change in the shape of this muscle, ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो कैसे आए. सारे हॉर्मोन्स आ गए, सॉरी सारे केमिकल्स आ गए. केमिकल्स के साथ साथ आपके जो प्रोटीन्स आ गए और ये अभी यहाँ से निकले नर्व एंडिंग्स के थ्रू में. अब ये देखो मूवमेंट आ गया है ना. कहाँ पे मूवमेंट आया? मसल सेल में मूवमेंट आया, एंड द शेप हैज चेंज्ड. And because of that shape changing, you are able to click. Click on what? Click on the mouse. So the click will happen because the muscle will shorten. This whole process happens through a set of nerves. है ना. ये जो set of nerves होते हैं ये पूरा का पूरा एक्शन आपको करके देते हैं. जो रिसीव करता है वो एक सेट ऑफ नर्व होता है, जो वहां पे ट्रांसलेट करता है वो एक सेट ऑफ नर्व होता है, तीसरा जो कि एक्शन कराता है वो एक सेट ऑफ नर्व होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स में क्या क्या होता है. फर्स्ट ये आपके स्किन से यहां से गया एक नर्व, है ना. तो जो नर्व इंपल्स कंडक्ट करेगा फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दैट मींस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द CNS, those nerves are called as the afferent nerves. कौन से नर्व? afferent nerves. ठीक है, अब जब आप afferent nerves पे आते हो, afferent nerves के बाद और एक नर्व आता है. क्या है वो? जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब CNS से मैसेज लेके कहां पे जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन में जाएगा जहां पे आपको एक्शन होगा. दैट इज कॉल्ड एज द इफेरेंट नर्व. सो एफेरेंट नर्व और इफेरेंट नर्व दोनों नर्व्स आ गए, है ना. सो एफेरेंट और इफेरेंट नर्व भी न्यूरॉन से बने हुए होते हैं. एफेरेंट नर्व जो होता है वो बना हुआ होता है सेंसोरी न्यूरॉन से, और इफेरेंट नर्व जो होता है वो बना हुआ होता है मोटर न्यूरॉन से. आ गया समझ में? अब ये आप देख लो, सेंसोरी न्यूरॉन्स एफरेंट नर्व में होता है, मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट नर्व में होते हैं. भूलना नहीं है, इसको याद रखना है. ठीक है, इसको याद रखना है ME, इसको याद रखना है SA.
Okay, SAME, same. That is how you remember this. Okay, sensory neurons in afferent nerve, motor neurons in efferent nerve. SAME, ऐसे आप याद रख लो इसको. ठीक है, ये तो हो गए दो टाइप के नर्व. अब सिर्फ यही होता है क्या? नहीं. यहां पे जब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है तो वहां पे इंटीग्रेट भी होना चाहिए ना. और जो इंटीग्रेशन होता है उसको कौन करता है? दिस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय अनदर सेट दैट इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ठीक है, ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं ये इंटीग्रेट करते हैं ये दोनों के फंक्शन को. आ गया समझ में? सो जो सेंसरी न्यूरॉन्स यहां से सेंस ऑर्गन से लेके जाते हैं ब्रेन तक, और जो ब्रेन से लेके आते हैं फिर से आपके इफेक्टर ऑर्गन्स में या फिर मसल्स में, इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेटिव फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स के थ्रू. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स जो होते हैं. इसको आप थोड़ा देख लो फिर से, इसका कैसे होता है. एक जैसे पिन आपके यहाँ पे चुभ गया. ठीक है, अब पिन चुभ गया तो आपको क्या करना है? Once the pin has pricked the skin, the message will be taken through what? Which type of nerve? Afferent nerve. अब ये afferent nerve गया ब्रेन में. यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? यहाँ पे क्या होता है? एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स फिर से इंपल्स को भेज देंगे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से. कहां पे? मसल पे भेज देंगे. ये कहां पे पहुंचेगा? थ्रू द इफरेंट नर्व. इट विल शो द एक्शन इन द मसल और द इफेक्टर ऑर्गन. ठीक है, हो गया. अब हम इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अपने हाथ को वहां से हटा सकते हैं एंड वी आर एबल टू शो दैट मूवमेंट. क्लियर? अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज होते हैं हमारे. आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जब हम कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में आ जाते हैं, कोई सिचुएशन में आ जाता है, आप क्या करोगे? अभी कोई तेज से गाड़ी आपके सामने भाग के आ गई, आप क्या करोगे उस टाइम पे, है ना? अब अगर आपके सामने कुछ और खाना दिखा दिया, आपको डिलीशियस खाना दिखा दिया, क्या रिएक्शन होगा आपका उस टाइम पे? या फिर एक तेज आवाज आपको सुनने में आई, यू हियर अ वेरी वेरी लाउड साउंड, राइट, अ नॉइज. व्हाट वुड यू डू? और इफ अ डॉक्टर गिव्स यू अ जर्क ऑन द नी, डॉक्टर आके आपके नी पे ऐसे जर्क देंगे, तो फिर आपको क्या रिएक्शन होगा? क्या आपके रिएक्शंस कंट्रोल होंगे क्या उस टाइम पे? कार आपकी तरफ तेज से आ रही है, आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन आप कंट्रोल करोगे क्या? ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे वहां पे? नो, राइट? यू विल शो अ सडन रिएक्शन, यू विल शो अ रिस्पॉन्स. दैट response or that reaction we call as the reflex action. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो होता है एक ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस, एंड इट इज देयर एंड कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड करेगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन. दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, अब गरम ऐसे कोई चीज रखी हुई है, आप अपना हाथ ऐसे गलती से रख दे, फट से ऐसे हटा दिए, है ना? दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. And this happens in a arc form that is called as the reflex arc. ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? यहाँ पे देखिए एक सॉस पैन में बहुत गर्म पानी या कुछ तो है. रिसीव कौन कर रहा है? स्किन कर रहा है, तो रिसेप्टर हो गया आपका स्किन. अब ये किसके थ्रू जाएगा मैसेज? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू. सेंसरी न्यूरॉन कहां पे पहुंचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएगा. मैसेज ब्रेन को तो चला ही गया, अब ये रिले न्यूरॉन इसको ट्रांसमिट करेगा. अब कहां आएगा? ये मोटर न्यूरॉन में आएगा. मोटर न्यूरॉन के थ्रू में मसल में पहुंचा, आपके हैंड के मसल में, जो कि है आपका इफेक्टर ऑर्गन. ठीक है, और वहां पे ये जो आर्क आप देख रहे हो ना जो बन रहा है, दिस इज द न्यूरल पाथवे जो कि आपका एक्टिविटी, न्यूरल एक्टिविटी फॉलो करेगा. ओके, सो द रिफ्लेक्स एक्शन follows a neural pathway and that pathway is called as the reflex arc. अब आ गया आपका रिफ्लेक्स आर्क समझ में, रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया. अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें होती है? फर्स्ट होता है रिसेप्टर. ठीक है, जहां पे आपको स्टिमुलस मिलेगा. नेक्स्ट सेंसरी न्यूरॉन जो कि वहां से कैरी करके लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड. रिले न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना? और फिर आ जाता है मोटर न्यूरॉन जो कि उसको इंफॉर्मेशन लेके आके फाइनली आपके इफेक्टर ऑर्गन में रिस्पॉन्स दिखाएगा. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, है ना? अब आप आ जाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमने बोल दिया. अब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हमने देखा था, हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को नहीं छुआ अभी तक. अब हम आएंगे ब्रेन के ऊपर. ब्रेन कहां पे लोकेटेड होता है? ब्रेन इधर है ना? एंड टू प्रोटेक्ट इट देयर इज अ कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज द क्रेनियम और द स्कल.
विच इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, अब ब्रेन इसके अंदर आ गया, इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज द क्रेनियम और द स्कल। उसके बाद क्या होता है, मेनिंजस होता है। मेनिंजस क्या होता है बच्चे, मेनिंजस होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स। दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव लेयर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉफ्ट सीएनएस एंड द बोन। ओके, सो सॉफ्ट सीएनएस और बोन के बीच में जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मेनिंजस। अब आप आ जाओ ब्रेन, ब्रेन आ गया इसके अंदर। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर लोकेटेड है। अब स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वर्टिब्रल कॉलम और द बैकबोन। तो वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विल प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आपका लोकेटेड हो गया। अब कुछ कुछ खाली खाली स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे देखो, these open spaces are called as ventricles. Okay, तो कैविटी टाइप की स्पेसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब ये जो वेंट्रिकल्स आ गए, ब्रेन वर्टिब्रल कॉलम हो गया, यहाँ पे एक कैनल भी होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल कैनल। सो द लॉन्ग कैविटी, जो स्पाइनल कॉर्ड की लंबी सी कैविटी जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल। देख लिया अब आपने सब क्या क्या है यहाँ पे, सेंट्रल कैनल देख लिया अभी। अब आप आ जाओ सीएसएफ पे, नेक्स्ट। सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Cerebrospinal fluid is where the ventricles, the central canal and the space between the meninges. So जितने भी spaces हैं उन सब में ये fluid भर के रहता है, that is the cerebrospinal fluid. अब ये fluid होने की मतलब necessity क्या है, what does this fluid do? This cerebrospinal fluid or the CSF helps in the nourishment first of all. Second, it protects by absorbing mechanical shock. So कुछ भी shock ऐसे लगेगा ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा और साथ ही साथ नरिशमेंट भी देगा। अब आप देखो यहाँ पे ब्रेन के सारे पार्ट्स तो मतलब हमने बता दिए, बट उसके डिफरेंट पार्ट्स जाने से पहले हम कुछ और नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो नर्व होता है जो अराइज करता है वो होता है आपका ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और सेकंड टाइप के एक नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं, दोस आर कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, बोथ ऑफ देम कंबाइंडली दे विल फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, वॉलेंटरी एक्शन, मतलब आपके मन मर्जी वाले जो एक्शंस होते हैं, जैसे रनिंग, clapping, playing, all these actions will be controlled by the peripheral nervous system. Whereas autonomic nervous system will control involuntary actions like beating of the heart, like the digestive system, okay, and lungs, breathing, all of this. अब जो ब्रेन है, ब्रेन में आपके तीनों मेन रीजन्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन आप देखो, फोर ब्रेन ये है आपका मिड ब्रेन छोटा सा, एंड देन द हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन क्या होता है बच्चे, ओके, फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, इसमें अलग अलग रीजन्स होता है। ठीक है, फोर ब्रेन is the main part of the brain that is involved in thinking. It is involved in thinking processes. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, थॉट भी है, मूवमेंट भी है, टच भी है, हियरिंग भी है, विजन है, स्पीच है, ऑल दिस। अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे, दैट इज द थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दिस पोर्शन, राइट, दैट इज द थैलेमस। उसके नीचे एक छोटा सा पार्ट और जा रहा है, वो है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वहां से, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करेगा, जैसे हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, फटीग हो गया, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, योर मूड, योर इमोशंस, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम hormones. Okay, therefore it is also seen as a very important link between the nervous and the endocrine systems. इनके बीच में एक important link माना जाता है आपका हाइपोथैलेमस। अब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या करते हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस करेंगे। अब सॉरी, अब जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है ये क्या करेंगे, इनवॉलेंटरी एक्शंस। नाउ दिस व्हेन यू सी दिस हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम।
सेरिबेलम मतलब एक चीज, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि आपके बैलेंस को मेंटेन करेगा, और है दूसरा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और तीसरा है पोन्स वैरोली। ठीक है, सेरिबेलम जो है, बेलम से बैलेंस, cerebellum helps in maintaining the balance of the body. Okay, and then if you see the medulla oblongata में involuntary activities होंगी, जैसे breathing है, ठीक है, blood flow है, sneezing है, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सब आपका medulla oblongata करेगा। यहाँ पे आप देखो, अभी एक ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है अच्छा खासा, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे पार्ट्स को लेबलिंग के साथ याद रखना है। ये हमने ऑलरेडी कर दिया, ये फोर ब्रेन है ना, ये सेरिब्रम है, ये आपका क्रेनियम कवरिंग आ गया, मिड ब्रेन है इधर बीच में, देन यू हैव द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, देन यू हैव द पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा इधर नीचे, देन हाइंड ब्रेन में है आपका सेरिबेलम इधर, मेड्यूला, पोन्स वैरोली, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ। ठीक है, ये सब इतना तो कम से कम आपको लेबलिंग सीखनी पड़ेगी, दैट दिस मेन पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ आफ्टर दिस ऑल ब्रेन एंड ऑल, there's one more part of the control and coordination. First there was nervous control, correct? नर्वस कंट्रोल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आता है नर्वस कंट्रोल जो होता है वो नर्व इंपल्स जनरेट करता है कि नहीं? सही है। दूसरा टाइप का कंट्रोल क्या है? दूसरा जो कंट्रोल है वो है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल क्या करेगा? केमिकल्स जनरेट करेगा, केमिकल्स रिलीज करेगा, उनको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, और ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये दोनों, ये नर्व इंपल्सेस भी और ये हॉर्मोन्स भी, बोथ ऑफ देम वर्क इन कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम हमने देख लिया। कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेगा? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नर्वस सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस और नर्व इंपल्सेस जनरेट करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स जनरेट करेगा। जो आपके नर्व इंपल्सेस होते हैं वो बहुत ही क्विक होते हैं, रैपिड एक्शन होता है उसमें, बट व्हेन इट कम्स टू योर एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस और हार्मोनल एक्शन, इट इज स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये है इन दोनों के बीच में वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सेस। अब जब आप ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचो, ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं? डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसको हम एक नजर देख लेंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, देन वी हैव द थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, then the adrenal gland, ovary and the testes. This is a whole chart that we have made about all the endocrine glands and what they do, but we will not take everything into, because we are doing this one shot video, आपको डिटेल में हर जगह पढ़ाया जा चुका है। हम ये 2-3 केसेस पहले कंसिडर करेंगे। एक है आपका थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है? बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करेगा। बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन सही अमाउंट में होना चाहिए। बट थायरॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए पता है आपको? आयोडीन। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो थायरॉक्सिन सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? आपको गॉइटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इतने सारे हार्मोन्स वो बनाते हैं, बट हम एक हार्मोन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर डेफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होता है तो ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाएगी, और वो कंडीशन, व्हाट विल इट कम? इट विल रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म। Okay, but if there is a overproduction of the growth hormone, what will happen? It will lead to gigantism. यहाँ पे आप देखो, ये condition है dwarfism, ठीक है? But growth hormone, if it is increasing, then it leads to gigantism. Okay, this is what the growth hormone does when it is released from the pituitary gland. Now let us come to the testes. Testes में आपके sex hormones release होते हैं in males. ठीक है, क्या है वो? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होने से जो बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में एंटर कर रहा है, दैट एडोलेसेंट स्टेज इज देयर, राइट, दैट एडोलेसेंट स्टेज विल सी सर्टेन सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट होने लगेंगे, और आपके सेक्स ऑर्गन्स की मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी होने लगेगी, राइट। यू विल सी डिफरेंट चेंजेस इन द सेम वे। फीमेल बॉडी में ओवरीज जो होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगी,
और वो क्या करेगा, हमारे गर्ल्स के बॉडी में जो प्यूबर्टी स्टेज में आता है, दैट विल शो सर्टेन डेवलपमेंट्स, दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स मेच्योरेशन पे आने लग जाते हैं। तो अब जब हम हॉर्मोन्स की सीक्रेशन के बारे में देखते हैं, दिस वन वर्ड दैट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज अमाउंट्स में हार्मोन की सीक्रेशन होनी चाहिए, सही टाइम पे सीक्रेशन होना चाहिए। दैट मीन्स that if they're released and they're regulated, that the timing and the amount is important. और ये कौन करता है? ये करता है एक मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज इट? फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, लेट अस सी व्हाट फीडबैक मैकेनिज्म इज। लेट्स अज्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट द पैनक्रियाज। ठीक है, अभी हमारे ब्लड में अज्यूम करो कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बच्चे, तो क्या करेगा पैनक्रियाज? पैनक्रियाज के सेल्स क्या करेंगे? उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद पता चला कि अरे बाप रे, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में, अब हमको तो कुछ करना पड़ेगा। व्हाट विल इट डू नाउ? इट विल ट्राई टू रिलीज इंसुलिन। ओके, और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन से आपके जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है वो दैट विल कम डाउन। ओके, so the pancreas will respond to this situation by producing more and more insulin. अभी ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, है ना? Now if the glucose concentration has started to reduce, automatically the sugar level of the blood will fall and then pancreas क्या करेंगे? pancreas से इंसुलिन प्रोडक्शन फिर से रिड्यूस हो जाएगा, जो कि इंक्रीज हो गया था ग्लूकोज इंक्रीज के चलते, that will again reduce. Okay, so in this way that maintenance of the proper glucose levels can be done in the body. So that was it guys for today's one shot video where we have discussed everything in detail about control and coordination in both plants and animals. So if you guys have any doubts, put your doubts in the comment section. We'll definitely get back to you and respond quickly as we can. Thank you so much for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe this video.